नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक त्रिपाठी और आप सबका एचएम कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। पिछली क्लास में हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज के बेसिक कॉन्सेप्ट को, बेसिक रूल्स को और कुछ बेसिक क्वेश्चंस को किया था। तो अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखें, जहां से आपको चक्रवृद्धि ब्याज क्या है और ये किसी राशि पर कैसे प्रभावी होता है और चक्रवृद्धि ब्याज किसी राशि को कैसे प्रभावित करता है, ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में की थी। आज हम लोग उससे कुछ आगे बढ़ेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज के पहले आपको कुछ बेसिक रूल्स बताएंगे इसके, और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आज देखिए, आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में रेट की बात करेंगे, दर की बात करेंगे। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के ऐसे क्वेश्चंस लेने वाले हैं जहां पर दर की बात की जाएगी, जहां पर दर हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग कुछ चीजें सीख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले एक चीज देखिए, जैसे आपके पास 100 रुपए हैं और इसमें 10% चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाए, ब्याज की दर जो रेट हो वो 10%, तो क्या हो जाएगी 110, 121, मतलब 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी 110 और 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी 121। तो अगर ब्याज देखा जाएगा तो यहाँ पर देखिए 2 वर्षों में कितना ब्याज मिला 10, और 3 वर्षों में यहाँ पर दूसरे से तीसरे वर्ष में देखा जाए तो यहाँ पर कितना बढ़ा है 11, 110 और 11 121 हो जाएगा। तो इन 110 से ये कितना बढ़ा है, 110 से बढ़ा है 11, और ये 100 से कितना बढ़ा है, 100 से बढ़ा है 10। तो देखिए क्या यहाँ पर ये वैल्यू समान है, क्या ये वैल्यू बराबर है? जी नहीं। यहाँ पर देखिए 10 है और यहाँ पर 11 है, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि इसकी वैल्यू समान नहीं है। जबकि यहाँ पर देखिए बढ़ा कितना, प्लस कितना हुआ 10%, और फिर से यहाँ पर प्लस कितना हुआ 10%। तो क्या बात समझ में आई? बात ये समझ में आई कि चक्रवृद्धि ब्याज में जब भी कोई रेट लगता है, जब भी कोई दर लगता है, तो वो दर तो समान रहेगी, लेकिन वैल्यू क्या होगी, वैल्यू बढ़ती जाएगी। वैल्यू पहले 10 थी, फिर 11, फिर आगे बढ़ेंगे तो और बढ़ेगी, फिर उससे आगे जाएंगे तो और बढ़ेगी, लेकिन रेट क्या रहेगा, रेट यहाँ पर 10% ही रहने वाला है, क्योंकि 10% वो बढ़ता जाएगा। तो यहां से क्या समझ में आया कि वैल्यू घटेगी बढ़ेगी, लेकिन रेट आपका जो है वो सेम रहेगा। एक बात तो यहां से ये समझ में आ गई है। अब एक बात और देख लेते हैं, एक बात और सीख लेते हैं। देखिए 100 रुपए थे, इसमें जब 10% ब्याज लगा तो कितना ब्याज हुआ 10 रुपए, फिर से 10% ब्याज लगा, फिर से कितना ब्याज हुआ 10 रुपए। ये कौन सा ब्याज था? साधारण ब्याज था। हमको क्या करना है, हमको इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसका भी 10% लगेगा, 1 रुपए इसका भी ब्याज लग जाएगा। तो देखिए जब भी 2 वर्षों की बात हो रही है, 2 सालों की बात हो रही है, यहाँ पर देखिए 10% ब्याज लग रहा है 2 वर्षों में। तो आज हम लोग किस रेट की बात करेंगे? आज हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जहां पर रेट 10% से कम होगा, जहां पर रेट 10% से कम होगा या फिर 10% होगा। ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे और फिर इसके बाद बात करेंगे जहां पर रेट 10% से ज्यादा बढ़ेगा, उन क्वेश्चंस की बात इसके बाद करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग उन क्वेश्चंस को सीखेंगे जहां पर रेट 10% या 10% से कम रहने वाला है। तो देखिए यहां से आपको क्या मेथड समझ में आएगा कि जब भी कोई भी राशि आपकी यहां पर होगी, रेट 10% से बढ़ेगा, तो यहां पर देखिए आपका साधारण ब्याज कितना होगा 20 रुपए, और जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा 21 रुपए। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना ज्यादा होगा, यहां से 1 रुपए। 1 रुपए आपका चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होगा ना, लेकिन 1 रुपए कब ज्यादा होगा, जब ये 10% ब्याज की दर होगी, तब 1 रुपए ज्यादा होगा। और अगर यही ब्याज की दर यहाँ पर 9% होती तो कितना होता, 9 और 9 18 रुपए कितना होता, ब्याज होता।
साधारण ब्याज होता 18 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता, देखिए 9 9 18 और यहाँ पर इसका 9% कितना होता 0.81, तो कितना हो जाता 18.81। तो आपको यहां से समझ में आया। यहां पर देखिए इनका जो ब्याज बढ़ा है चक्रवृद्धि ब्याज में वो कितना बढ़ा है 0.81। मतलब क्या है, मतलब सीधा सा ये यहाँ पर निकल के आता है कि जब भी ब्याज दर 10% से कम होगी तो जो रेट है वो कितना 1 से कम होता जाएगा। जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर है वो 1 से कम होता चला जाएगा। ठीक, यहां पर देखिए अंतर था 1, यहां पर अंतर 1 से कम होता चला आया। ठीक, तो आप बस इतना ये मेथड याद रखिए, ये चीज याद रखिए कि जब भी रेट 10% से कम होता जाएगा तो इनके बीच का अंतर कम होता चला जाएगा। ये चीज आप यहाँ पर समझ गए हैं। बस इसी चीज का हम लोग उपयोग करेंगे, इसी चीज का यूज करेंगे और अनुमान विधि से, जिसमें हम लोग को अनुमान लगा करके बिल्कुल सीधे से बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे रेट क्या होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा आसानी से। चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर आप बताइएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्ष में 8,820 रुपए, 4 वर्षों में 8,820 रुपए हो जाती है और 5 वर्षों में 9,261 रुपए हो जाती है। तो वार्षिक दर क्या है, वार्षिक जो उसका रेट है वो क्या है। वार्षिक दर यहाँ पर देखिए आपसे पूछी गई है और क्या कह रहा है 4 वर्षों में इतनी हो जाती है, 5 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो अभी जो मैंने आपको पहले वाला कॉन्सेप्ट बताया उसमें क्या था, रेट सेम रहेगा, वैल्यू घटती और बढ़ती चली जाएगी। तो इनके बीच में जो अंतर होगा उसका रेट तो सेम होने वाला है ना, उसका रेट तो सेम होगा। तो देखिए यहाँ पर अंतर कितना है 1 साल का, यहाँ पर अंतर कितना है 1 साल का। मतलब चौथे साल में राशि इतनी थी और 5वें साल में यानी 1 साल बाद वो राशि कितनी हो गई, वो राशि हो गई 9,261। तो यहाँ पर देखिए कितनी राशि बढ़ी, अगर ये देखे कि राशि कितनी बढ़ी तो 1 4 4 कितनी राशि बढ़ी 441 रुपए बढ़ गई है। और किसमें राशि बढ़ी, वो राशि कितनी थी 8,820 रुपए, राशि कितनी थी 8,820 रुपए और परसेंटेज निकालना है 100 से गुणा कर देंगे। देखिए 441 है, ये 2 बार जाएगा 20 बचेगा, 20 पंचे 100। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका क्या आ गया 5% आपका आंसर आ गया है। तो देखिए ये कितना इजी था क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए भी इजी था क्योंकि यहाँ पर जो रेट बढ़ा हुआ है, जो इसमें धनराशि बढ़ी हुई है, ब्याज लगा हुआ है, वो चक्रवृद्धि ब्याज होता, चक्रवृद्धि ब्याज है तब भी 5% आया है और अगर साधारण ब्याज बोलता तब भी ये 5% ही आता, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 साल का अंतर दिया गया है और 1 ही साल का हमको निकालना है। तो 1 साल में चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, उन दोनों का रेट और उन दोनों की वैल्यू समान रहती है। तो यहाँ पर अगर साधारण ब्याज होता तब भी ये इससे इतना हुआ तो वो 5% ही बढ़ता। चलिए आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन में 2 साल की बात हुई है, 2 ईयर की बात हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि 8,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर से 2 वर्षों में 8,820 रुपए हो जाएगा। 8,000 रुपए की कोई राशि है और ये 2 वर्षों में 8,820 रुपए हो जाएंगे। इसमें देखिए हमको रेट बताना है और कुछ नहीं करना है। 8,000 रुपए था, 820 रुपए हो गया, कितना बढ़ा भाई साहब, बढ़ा है 820 रुपए। वो कितना बढ़ के हो गया, 8,000 था, 8,820 बढ़ा, कितना बढ़ा 820 रुपए। तो हमको यहाँ पर क्या देखना है, ये कितने वर्षों में बढ़ा,
2 वर्षों में। कितने वर्षों में बढ़ा? तो आप बोलेंगे 2 वर्षों में बढ़ा है। अब देखिए हमको यहां पर एक चीज देखनी है कि अगर ये साधारण ब्याज इसमें लगा होता 2 वर्षों में तो ये कितना बढ़ सकता था उसी रेट से जिस रेट से ये बढ़ा है। ये आप कैसे निकालेंगे? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज होगा वो चक्रवृद्धि ब्याज से कितना कम होगा। अभी आपको क्या बताया था कि जब भी 10% या 10% से कम होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना ज्यादा होगा? पॉइंट में या तो ज्यादा होगा या तो अगर वो 10% होगा तो 1 ज्यादा होगा साधारण ब्याज से, और अगर साधारण ब्याज से कम होगा 10% से कम होगा तो वो साधारण ब्याज से कितना ज्यादा होगा? पॉइंट में कुछ ज्यादा होगा। ठीक, तो यहां पर आप देखिए 8000 है और कितना हो गया? 8820 हो गया। तो यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि 8000 है, अगर हम लोग इसका 10% निकालें तो कितना होगा? 800। कितना होगा? 10%। इसका देखिए 800 क्या होगा? इसका 10% होगा। 10% बराबर 800। तो यहां पर देखिए अगर हम लोग 11% कर दें, इसको अगर हम लोग 11% कर दें तो कितना हो जाएगा? इससे ज्यादा हो जाएगा ना। 11% कर दें तो इससे ज्यादा हो जाएगा ना। तो यहां पर 11% तो होने वाला नहीं है, 11% तो होने वाला नहीं है। होगा कितना? 10%। 10% बराबर 800। आप यहां पर ये भी समझ सकते हैं कि हमको इसके नियर अबाउट जाना है, इससे कम रहना है, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज से कम रहेगा। लेकिन कितना कम रहेगा? यहाँ पर 2 वर्षों की बात है तो यहाँ पर देखिए 10% है जो इससे कम है, लेकिन यहाँ पर 2 वर्ष है ना तो 2 के गुणज में होना चाहिए 12%। 12% इससे ज्यादा हो जाएगा और 10% इससे कम है, तो बस हमको 10 और 12 के बीच में ही निकालना है। अगर 10% इससे कम है और 12% इससे ज्यादा हो जाएगा तो हमें 10% वाला ही मान लेना है। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप अनुमान से लगाएंगे तो आप देखते ही आंसर कर पाएंगे। और मैं आपको इस तरह के और भी क्वेश्चंस बताऊंगा जिनमें आप देखेंगे कि ये कैसे फार्मूला, ये कैसे अप्लाई होता है, कैसे आसानी से आंसर इससे निकाला जा सकता है। देखिए 10% बराबर 800 हुआ। इसका मतलब ये 2 वर्षों में 10% लगा है ब्याज, 2 वर्षों में 800 बढ़ा। किससे? साधारण ब्याज से। तो 1 वर्ष यानी 5% रहा होगा, 1 वर्ष में 400 बढ़ा होगा 5% की दर से। तो यहाँ पर देखिए 5% ही आपका आंसर हो जाएगा। रेट क्या होगा? 5%। मतलब वो 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ता हुआ 8820 हो जाएगा। अब अगर आप चाहें तो इसको मात्र 1 सेकंड में इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। अब देखिए 8000 है और इसका 5% कितना होगा? 400। इसका 5% 4 पंचे 20। अब आप देखिए 820 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 820 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यहाँ पर 820 बढ़ के हो गया ना। तो इस तरह से आप इसको मात्र 1 सेकेंड में चेक भी कर सकते हैं और यहाँ से आप देख करके आंसर भी बता सकते हैं। आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे, फिर आप बताइएगा कि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया है। बस जो तरीका बताया गया है, आप ये नहीं कि अनुमान लगाने का मतलब है आप कुछ भी अपने मन से अनुमान लगा लेंगे और बोल देंगे कि यही होगा। आपको जो तरीका बताया गया है आप उसी लिमिट में रह करके अनुमान लगाएंगे। जो आपको तरीका बताया जा रहा है आप उसी तरीके से अनुमान लगाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5000 रुपए कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्षों में 6298.56 रुपए हो जाएगा? 5000 रुपए है, ये है 5000 रुपए और बोला गया 3 वर्षों में 6298.56 रुपए हो जाएंगे। कितने? 3 वर्षों में बोला गया, 3 वर्षों में बोला गया है। यहां पर भी क्या बताना है? रेट बताना है।
देखिए ये 3 वर्षों में 5 से इतने हो गए। अब आप देखेंगे कि 3 वर्षों में कितने बढ़े हैं, तो 3 वर्षों में कितने बढ़े हैं, 1 2 9 8.56 1298.56 ये 3 वर्षों में बढ़े हैं। तो आप देखेंगे कि 5,000 का ये कितना प्रतिशत बढ़े हैं। साधारण ब्याज की दर से आप देख लेंगे कि ये कितना प्रतिशत बढ़े हैं, मतलब इसका नियर अबाउट इससे कम वाला देखेंगे। तो अगर इन 5,000 का 10% निकाला जाए तो कितना निकला, 500 कितना निकला 10%, 50 कितना निकलेगा 1%। तो देखिए 500 बराबर 10% है, ये 10% 500 के बराबर है, तो 5 दूनी 10 यानी 20% किसके बराबर होगा, 1,000 के। 20% किसके बराबर होगा, 1,000 के। अब यहाँ पर कितना बच रहा है, 298 बच रहा है, 1% है 50 के बराबर, तो 5 चौको 20 यानी 200 किसके बराबर हो जाएगा, 200 किसके बराबर हो जाएगा, 4% की। तो अब देखिए जब ये 4% 200 के बराबर हुआ, हम यहाँ पर ये 4% ही क्यों लिए, क्योंकि 20 4 24 ये 3 के गुणज में ही होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आप साधारण ब्याज निकालेंगे तो जितना प्रतिशत निकलेगा वो 3 से भाग होना चाहिए। समझ में आया, ये 3 से भाग होना चाहिए। और फिर इसके बाद 24 के बाद फिर 3 बढ़ा दिया जाएगा तो कितना होगा 27, और क्या ये 27% के बराबर होगा, तो 27% के बराबर नहीं होगा। ठीक, ये किसके बराबर होगा, 24 के बराबर होगा। तो 24% कितना निकल के आएगा, 1200 रुपए, यानी इसका जो साधारण ब्याज निकल के आएगा, ये जिस रेट से बढ़ेगी वो 1200 रुपए बढ़ेगा। तो किस रेट से बढ़कर 1200 रुपए हुआ साधारण ब्याज की दर से, 24%। 24% की दर से बढ़ेगा, 1200 रुपए हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यही 24% कितने सालों में बढ़ा है, 3, और कितना हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 8% 1 साल का हो जाएगा। तो ये कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा, 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर होगी, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप अगर इसको चेक करना चाहेंगे, अगर आप इसको चेक करना चाहेंगे तो कैसे चेक करेंगे, 5,000 है, 5,000 का देखिए 1% कितना होगा 50, तो 8% कितना होगा 5 अट्ठे 40, 400, 3 वर्ष है 400, 400। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर 400 है, इसका 8% कितना होगा, इसका 1% होगा 4, तो 8% कितना होगा, 8 चौको 32, और यहाँ पर हो जाएगा 64, इसका 32, इसका 32, 64। अब यहाँ पर देखिए ये है 32, ये है 8, तो यहाँ पर 1% कितना होगा 32, 3 अट्ठे 24, 2 अट्ठे 16, 25 6 256, 2.56। देखिए कितना आएगा, जोड़ लीजिए उतना ही आएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1200 हो गया। यही इसका साधारण ब्याज कितना हो गया 1200, इसमें ऐड कर लेंगे तो ये निकल आएगा 96, 98 हो जाएगा 0.5656, तो कितना हो जाएगा 1298.56 हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए आपने चेक करके भी देख लिया, कितनी जल्दी चेक करके भी देख लिया, और अगर आप अनुमान लगा के लगाएंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। देखिए दिया गया है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्षों में 7,500 रुपए तथा 5 वर्षों में 8,427 रुपए हो जाती है। वार्षिक दर क्या है, 3 वर्षों में 7,500 रुपए और 5 वर्षों में 8,427 रुपए हो जाती है। 3 वर्षों में इतनी थी, 5 वर्षों में इतनी, यानी 3 के बाद 2 वर्ष बढ़ गई, 2 वर्ष बढ़ गई, और बढ़ी कितनी, 2 वर्ष जब बढ़ी तो बढ़ी कितनी 27, 927 रुपए बढ़ गई। 2 वर्षों में कितनी बढ़ी, 927 रुपए बढ़ गई। इसका देखिए पहले 10% देखेंगे,
10% कितना होगा 750 और 1% कितना होगा 75। 1% कितना होगा 75 और 10% कितना होगा 750। ये जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला राशि दी गई है 927 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज है, इससे थोड़ा सा कम होना चाहिए, हमको ऐसा अनुमान लगाना है। अब देखिए 10% दिया गया है 750 रुपए, 750 दिया गया है 10%। अब बचा कितना है 750 से 50 जोड़े तो कितना हो गया 800 हो गया, 800 एक 900 तो 150 ये हो गया और 27 ये हो गया तो कितना हो गया 177 रुपए। 177 रुपए अभी बचा हुआ है और ये 75 बराबर 1% है, यानी 150 बराबर 2%। 2% किसके बराबर है 150 के। 170 अभी बचा हुआ था तो 150 और हो जाएगा। अब इससे ज्यादा हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं, अगर 3% कर देंगे तो इसमें 75 और ऐड हो जाएगा और यहाँ पर जगह कितनी है केवल 27 की है। अब कितना परसेंट हुआ 10 ये 2 ये 12% हो गया। 12% 2 वर्षों का तो 1 वर्ष का 6% और यही 6% आपका आंसर हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज वाला। आप चाहें तो इसको भी चेक कर सकते हैं, उसी तरह से चेक हो जाएगा, इसमें भी कोई टाइम नहीं लगने वाला है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया है किसी राशि पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याजों में 4 रुपए का अंतर है, यदि उसी राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 240 रुपए हो तो ब्याज की दर क्या होगी। 240 रुपए दोस्तों साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज कितना है 240। ये कितने वर्षों का है 3 वर्षों का है। ये 3 वर्षों का साधारण ब्याज 240 है और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर कितना है 4 रुपए का। तो आपको जब अंतर बताया था डिफरेंस निकालने, पिछली क्लास में भी बताया था, तो कैसे बताया था, ये 3 वर्षों का ब्याज कितना है 240 साधारण ब्याज और साधारण ब्याज है इसलिए ये हर साल बराबर रहता है, क्योंकि हर साल साधारण ब्याज किसमें लगता है मूलधन पर, तो मूलधन पर जब एक ही रेट से लगेगा तो हर साल बराबर रहेगा। 240 3 साल का है तो 1 वर्ष का कितना होगा 3 अट्ठे 24 यानी 80 रुपए। 80 रुपए 80 रुपए 80 रुपए ये साधारण ब्याज रहा होगा 3 सालों का। और क्या बोला गया कि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याजों में 4 रुपए का अंतर है, तो ये तीसरे वर्ष की अब बात ही नहीं कर रहा है, इसको हम हटा देंगे। कह रहा है कि 2 वर्षों में इनके और इनके बीच में अंतर क्या है 4 रुपए है। तो यहाँ पर देखिए जो भी राशि रही होगी उस राशि का जितना परसेंट रहा होगा ये 80 पहला ब्याज होगा साधारण, ये होगा दूसरा साधारण ब्याज उसी मूलधन पर लगा होगा। अब उसी रेट से ये यहाँ पर 4 रुपए और लग जाता है, क्योंकि साधारण ब्याज होगा तो वहां उस राशि का भी ब्याज यहाँ पर लगा और इस 80 का ये जो पहले साल का ब्याज था दूसरे साल में इस ब्याज पर भी ब्याज लगा और कितने रुपए लग गया 4 रुपए लग गया। तो अब देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर कितना हो गया 4 रुपए हो गया। तो यहाँ पर इस 80 का ये 4 रुपए कितना परसेंट होगा, तो इस 80 का अगर इस 80 का 10% निकालें तो 10% कितना होगा 8 रुपए और इस 8 का आधा करेंगे तो 10% का भी आधा करेंगे, तो ये इस 8 का आधा होगा 4 रुपए और 10% का आधा होगा 5%। मतलब ये जो दर थी वो दर थी 5% और 5% आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर वो पूछता इसी क्वेश्चन में अगर वो ये पूछता कि आपकी जो राशि थी वो राशि क्या रही होगी, जो मूलधन था वो मूलधन क्या रहा होगा, तो आप क्या करते कि ये जो 5% है ये क्या है ब्याज दर है और ये 5% जो ब्याज दर है वो कितनी थी 80 के बराबर थी। ये 5% जो ब्याज दर है वो 80 के बराबर थी, क्योंकि 80 रुपए ब्याज मिला था। तो जो मूल राशि रही होगी 100% वो कितनी रही होगी, तो देखिए 5 का 20 गुना 100, इसका भी 20 गुना कर देंगे तो 8 16 1600 रुपए 1600 रुपए रहा होगा, जिसका ब्याज क्या होगा 80 रुपए। चलो ये भी आपको समझ में आ गया है।
अब और आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 5,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि और साधारण ब्याजों का अंतर क्या होगा। 5,000 रुपए हैं, इनमें 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि और साधारण ब्याजों में अंतर। इसमें 10% वार्षिक ब्याज पाया जा रहा है 3 वर्ष में। तो इसमें देखिए 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, 10% की दर से इसका 10% होगा 500। तो पहले साल में 500, दूसरे साल में 500 और तीसरे साल में भी 500 रुपए। 500 तीनों सालों में पाया गया। ये था इसका साधारण ब्याज। अब जब चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा तो इन ब्याजों पर भी ब्याज लगेगा और इस पर भी ब्याज लगेगा। तो इस पर जब ब्याज लगा तो 500 रुपए पहले साल हो गया, और फिर जब दूसरे साल ब्याज लगा तो इस 5,000 का 10% 500 रुपए और इस 500 का 10% 50 रुपए। और फिर जब तीसरे साल ब्याज लगा तो इस 5,000 का 500 रुपए, इस 500 का 50 और इस 500 का 50 मिलकर हो गए 100 रुपए, और 100 रुपए ब्याज लगा। अब ये जो दूसरे वर्ष का ब्याज था 50, इसका भी 10% इसमें लग जाएगा, वो होगा 5 रुपए। अब इन तीनों को ऐड करें, कितना हो गया 1500, और फिर इसको भी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। इसको भी ऐड कर देंगे उसमें तो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, और केवल इसको ऐड करेंगे, ये 1500 है साधारण ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना जाता है, यही जो बचा हुआ है यही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर होगा। कितना है 150 और 5 155 रुपए। अंतर कितना है दोनों के बीच में 155 रुपए। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। आपको देखते ही आंसर बताने की जो मैंने ट्रिक बताई है वो कैसी लगी है ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको उसे समझने में कोई सी भी परेशानी है तो प्लीज आप मुझे बताइए, हम उसको आपको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। अगली क्लासों में भी अभी उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम बहुत अच्छी तरीके से समझा पाए उस कॉन्सेप्ट को। और आप यकीन मानिए कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी रेलवे, एनटीपीसी या एसएससी में ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं, रेलवे में मैंने देखा है ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के या साधारण ब्याज के, तो उनमें से जो चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो रेट निकालने की बात होती है वो ज्यादातर 10% से कम ही रहती है। तो उन ज्यादातर क्वेश्चंस में, ज्यादातर सवालों में आप इसी तरीके को लगा करके बिल्कुल आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, जिनमें ना आपको फार्मूला यूज करना है, ना कोई अलग से ट्रिक याद करनी है, ना कोई अलग से फार्मूला याद करना है। बस आपको इसी अनुमान विधि से प्यार से अनुमान लगाना है और अपना आंसर निकालना है। अनुमान लगाने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने आपको उससे पहले इतना कॉन्सेप्ट भी समझाया, उससे पहले इतना मेथड भी समझाया। फिर भी अगर आपको यहाँ पर कुछ भी ऐसा लगा हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप हमसे एक बार जरूर बताइए, हम उस समस्या का निवारण जरूर करने की कोशिश करेंगे और आपको पुनः फिर से किसी एक क्लास में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपका 1 या 2 जितना भी नंबर का क्वेश्चन आएगा आपकी परीक्षा में वो इस वजह से छूट जाए और या फिर इसमें ज्यादा टाइम लग जाए जिससे आपके कोई दूसरे क्वेश्चन छूट जाए। इस वजह से मैं ये चाहता हूं कि अगर मुझे कोई चीज आती है जिसे आप सरलता से और कम समय में हल कर सकते हैं, वो मैं आप तक पहुंचा सकूं, वो मैं आपको सिखा सकूं, तो मैं वो हर संभव प्रयास करूंगा जिससे आपको ये ट्रिक, ये मेथड समझ में आ जाए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसे जरूर बताइए, और अगर समझ में आ गया है तब भी हमें बताइए, जिससे हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई से जुड़े रहिए। अभी लॉकडाउन खुलने लगा है और सारी प्रक्रिया परीक्षाओं की शुरू होने वाली हैं।
जिसमें रेलवे भी अपने कार्यक्रम शुरू करेगा। तो जो एनटीपीसी की परीक्षा रुकी पड़ी है, जो एनटीपीसी का कुछ कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ रहा था, अब ऐसी उम्मीद है कि वो परीक्षाएं जल्द ही होंगी, जल्दी से आप लोगों का सिलेक्शन हो। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ में है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।